नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। घड़ी इतनी सुस्त हो चुकी थी कि लगा अब बंद हो जाएगी। कमरे में लगी नकली गेंदे की लड़ियाँ थोड़ी और नकली लगने लगी थी। भाभी ने उबासी रोकने की कोशिश करते हुए मुझे आवाज़ दी, क्यों रिंकी, राखी बांधने का कितने बजे का मुहूर्त है? मैंने किचन प्लेटफॉर्म पर गीला कपड़ा मारते हुए धीरे से कहा, भाभी शाम को 3 से 5। मुझे लगा बस इतनी सी लाइन बोलते हुए मैं हाँफने लगी हूँ। एक बार को तो लगा कि जैसे चक्कर आ जाएगा और यहीं फर्श पर मैं गिर पड़ूंगी। कमजोरी और थकावट से आंखें भर आई। वहीं किचन के सिंक से नल खोलकर पानी के छींटे पहले आंखों पर मारे, फिर चेहरा भी धो लिया। दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछते बस मैं किचन से बाहर आई ही थी कि भैया भाभी आपस में बात करते करते मुझे देखकर रुक गए। मैं सोच रहा था थोड़ी देर सो लेता हूँ, वैसे भी राखी बंधवाने में तो अभी टाइम है, तब तक तुम लोग तैयारी करो। भैया के भीतर जाते ही भाभी ने 2 बार लगातार पूछा, बताओ क्या करवाना है? अरे बताओ तो सही, अकेली लगी हो। कुछ नहीं भाभी, बस प्लेट में राखियाँ ही तो सजानी है, मिठाई तो आप लोग ले ही आए हैं। भाभी ने बस एक औपचारिकता निभाई थी। मैं इससे पहले कि हाँ या ना बोलूँ, वह भी उसी कमरे की ओर बढ़ गई थी जिसमें भैया जाकर लेटे हुए थे। हाँ, मैं कर लूँगी अकेले, बिल्कुल कर लूँगी। सुबह से कर ही रही हूँ। ये लोग सुबह 8 बजे आ गए थे। आते ही इनके बच्चों ने उद्यम मचाना शुरू किया और भाभी ने गोल मोल बातें शुरू कर दी। देखो रिंकी, बाजार से कुछ मंगवा लो, आज खाने का झंझट मत रखना। नहीं भाभी, त्यौहार है, आधी तैयारी तो मैंने करके रखी है, बाकी का मिलकर हो जाएगा। मेरे बोलते ही भैया और भाभी की आंखें मिली। भैया ने मोर्चा संभाला, दरअसल तुम्हारी भाभी तो मेम साहब बनी बैठे रहती हैं, खाना बनाने परोसने सबके लिए स्टाफ है। तुमको पता है इनसे अब कुछ काम होता नहीं है। मैं कट कर रह गई थी। भैया और मुझ में करीब 10 साल का अंतर था। भाभी के साथ भी इतना ही होगा। इनके लिए मैं बच्ची ही जैसी हूँ। ये दिखावा बातें सुनाना, हमारे रिश्तों के बीच आना जरूरी था। नहीं भाभी, आपको कुछ नहीं करना, लगभग हो ही गया है। किसी तरह मैं बस इतना ही बोल पाई। काम वाली भी छुट्टी पर थी, त्यौहार सबका था। पहले तो मैंने नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाने शुरू किए। एक एक पराठा प्लेट में रखते बाहर पहुंचाते उतनी थकावट नहीं हुई थी जितनी भैया का चेहरा देखकर हुई। अरे ये क्या, सुबह सुबह पराठा कौन खाता है? फिर दिन में भी तुम तला ही कुछ खिलाओगी? पराठे को एक कोने से पकड़े वो अजीब सी शक्ल बना रहे थे। हाँ तो त्यौहार है, आज भी तला नहीं खाना? मैंने अगली लोई में आलू भरा। भैया का तुरंत जवाब आया, तुमको मिडिल क्लास मेंटेलिटी से निकलने में कितना वक्त लगेगा रिंकी? ये कहाँ लिखा है कि त्यौहार पर सड़ा गला ही खाया जाए? मेरी आंख से एक बूंद आंसू निकलकर आटे पर गिरते गिरते बचा। पूछते पूछते रह गई। बहन के यहाँ जाकर नाक बो सिकोड़ते बैठ जाना, न खुद एक गिलास पानी लेना, न अपनी पत्नी को लेने देना, ये होता है क्या हाई क्लास? कितने साल हुए हैं भैया ने कभी सिर पर हाथ फेरकर पूछा नहीं, कैसी हो रिंकी? ऐसा नहीं कि ये दूरियां पहले से थी। जो कुछ भी हुआ धीरे धीरे ही हुआ। धीरे धीरे ही भैया ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, बिजनेस का विस्तार किया, रुपए पैसे के गागर में धीरे धीरे ही डूबे और धीरे धीरे ही रिश्तों के सागर से बाहर भी निकले। मेरी किस्मत का फेर था कि शादी होकर मैं यहीं आई, इसी शहर में। हालांकि एक शहर में रहते हुए भी हम साल भर में 3-4 बार ही मिलते थे, जिसमें मेरी कोशिश रहती थी कि मैं ही वहाँ चली जाऊँ। उन लोगों का यहाँ आना सिर दर्द बढ़ाने जैसा होता था। कभी मेरे पति के कपड़ों पर चुटकुले बन जाते, कभी मेरी डाइनिंग टेबल पर बिछा कवर चीप लगता। इस बार भी रक्षाबंधन पर जाने की कोशिश मैंने ही की थी, लेकिन ये लोग जिद पर अड़ गए कि यहाँ आएंगे। असली कारण तो मुझे बाद में समझ आया। यहाँ एक बुटीक है, इतनी भीड़ रहती है वहाँ। बोली आज आ जाओ तो खाली मिलेगा, भाभी ने आते ही बता दिया था। और आलू के पराठे की बेइज्जती करके उसको खाकर दोनों बुटीक के लिए निकल भी लिए थे। पीछे रह गए थे बच्चों के शोरगुल, लड़ाई झगड़े में फंसी मैं, लंच की तैयारी के साथ घर सजाती हुई मैं, और मन ही मन शुक्र भी मनाती हुई मैं कि अच्छा है
मेरे पति आज घर से बाहर है। भैया भाभी बुटीक से आने के लिए थोड़ी देर के बाद ही अंदर कमरे में सोने चले गए। मैं काम निपटाकर सोफे पर जैसे ही बैठी, लगा कोई बोतल में गर्म पानी भर के दे दे तो सिकाई कर लूँ। मम्मी की बात याद आ रही थी। पूर्णिमा पर मन वैसे ही भारी हो जाता है, भीतर की उथल पुथल बढ़ती है। अब इसे क्या कहा जाए कि रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन ही होता है। कहाँ तक संभाली जाए ये हलचल। सोचते सोचते आंखें बंद की ही थी कि भतीजा भागते हुए आया और फ़ोन थमा गया। बुआ, आपका फ़ोन कब से बज रहा था? देखा तो फ़ोन में कई मिस कॉल थी। एक ससुराल से थी, एक ऑफिस के काम से बाहर गए पति की थी, तीसरी बिल्लू भैया की थी। पहले से ही झुंझलाया मन थोड़ा और ख़राब हो गया। अब बिल्लू भैया को भी राखी बंधवाने आना होगा। पिछले साल तो आए नहीं थे, अब क्या हो गया? बिल्लू भैया यानी मेरे दूर के चाचा के बेटे। हमारे मकानों के बीच उतनी दूरी नहीं थी जितनी हम दोनों भाई बहन उनसे बनाकर रखते थे। भैया के मुंह से अक्सर बिल्लू ज़बरदस्ती हम लोगों से हिलना मिलना चाहता है जैसी बातें निकलती थी, जबकि मम्मी का कहना था बड़ा प्यारा बच्चा है, रिंकी को उतना प्यार करता है, बहन नहीं है ना उसकी। बात सच भी थी। मुझे कौन सा सामान कब चाहिए ये बिल्लू भैया को पता नहीं कैसे मालूम हो जाता था। पहले तो मुझे लगता था मम्मी इशारा कर देती होगी, लेकिन एक दिन वो खुद ही बता गए। तुम ही तो बता रही थी कि वो नया पेन तुम्हारी सब सहेलियों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। ये तो एक बात थी। इस तरह के न जाने कितने सामान मुझ तक पहुंचते रहते, तो भी कोई तो वजह थी कि मैं उनसे बहुत जुड़ नहीं पाई। हमारे बीच उनके घर का रहन सहन आया होगा, चाचा और पापा का मनमुटाव भी आ ही गया होगा, या भैया का उनको लेकर उल्टी सीधी बातें करना भी मुझे एक दूरी बनाकर रखने पर बाध्य करता रहा होगा। समय बीतने के साथ ये दूरी बढ़ती ही गई, और जब चाची चल बसी तब तो ये लोग गांव जाकर ही रहने लगे थे। 2 साल पहले वो अचानक सामने आ गए थे। यही दिन था रक्षाबंधन। मैं दरवाज़ा खोलते ही चौंक गई थी। मटमैला कुर्ता पजामा पहने, हाथ में जूट का थैला लिए वो सामने खड़े थे। चौंक गई ना? ताई जी से पता लिया और सीधे बस पकड़कर यहाँ। तुमने तो राखी ही नहीं भेजी इस बार। मुस्कुराते हुए वे सीधे आकर सोफे पर बैठ गए। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मेरे पति ने जरूर आगे बढ़कर उनका स्वागत किया था। राखी बंधवाते हुए वो एकदम चुप थे, लेकिन जेब से 100 का नोट निकालकर मेरी ओर बढ़ाते हुए वो रुआंसे हो गए थे। आशीर्वाद समझकर रख लो, कभी पैसा हुआ तो। इतना बोलकर उन्होंने अपनी आंख पोंछ ली थी। उनके जाने के बाद इस सरप्राइज़ को बनाए रखने के लिए जब मैं मम्मी से लड़ बैठी तो वो गंभीर हो गई थी। बहुत परेशान है आजकल वो। गांव में रहना आसान थोड़ी है। उसकी सारी ज़मीन झगड़े में फंसी है, पैसे की बहुत किल्लत है। और ये बताओ रिंकी, अगर आ गया तो क्या हो गया? इस घटना के अगले साल उनकी शादी हो गई थी। मेरा जाने का इतना मन भी नहीं था। ऊपर से प्रेगनेंसी ठहर जाने के बाद तो एक ठोस कारण भी था मेरे पास। मुझे याद है उनका एक बार फ़ोन आया था, मैंने उठाया नहीं था। मिसकैरेज जैसी दुर्घटना का दुख मन पर लादे हुए मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, फिर उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल भी मैंने राखी भेज दी थी जिससे वो यहाँ ना आ जाए, इस साल भी। फिर आज फ़ोन क्यों आ रहा था? हाँ भैया, कैसे हैं? तुमने तो बात ही नहीं हो पाती है रिंकी। हम सोचे आज तो राखी मिल गई भैया। उनकी बात काटकर मैंने पूछा, राखी मिल गई ना? आएंगे तो नहीं आज? वो तो मिल गई थी, लेकिन एक काम से शहर आए हैं तो सीधा आकर बंधवा लेंगे। 5 साढ़े 5 मान लो। आज मेरी हालत वैसे ही ख़राब थी। मैंने साफ मना करते हुए टाल दिया। अभी तो मैं खुद ही बाहर निकल रही हूँ भैया, फिर कभी आइए ना। भाभी को लेकर आइएगा। तुम्हारी भाभी कहाँ आ पाएगी फ़िलहाल। खुशखबरी है, बुआ बनने वाली हो तुम। अच्छा सुनो, एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। आएंगे तो आज ही। जहाँ तक मेरा संदेह गया, ज़रूर डिलीवरी से संबंधित कोई काम होगा। यहाँ शहर में रुकने की समस्या होगी तो मेरे यहाँ का ही ठिकाना ढूंढा जा रहा होगा। मम्मी उनके बारे में बताती रहती थी कि अब उनके दिन बदल गए हैं।
गांव में कोई फैक्ट्री लगा ली है, जमीन जायदाद के सारे केस भी वो जीत गए हैं। जब सब कुछ है पास तो कोई कमरा किराए पर लेकर वहाँ डिलीवरी करवाएंगे ना। यहाँ कैसे मैनेज हो पाएगा। दिमाग में आए सारे विचार इधर से उधर घूम ही रहे थे कि अंदर कमरे से बाहर आते भैया भाभी दिखाई पड़े। बिल्लू भैया का फ़ोन था, आने के लिए कह रहे थे। मना कर देती ना। कोशिश की थी भैया, बोले ज़रूरी आना है। बुलाओ फिर, खिलाओ पिलाओ, बाहर बोर्ड लगवा लो कि ये धर्मशाला है, कोई भी आ सकता है। तुम भी ना धीरे धीरे मम्मी जैसी होती जा रही हो, सबको बटोर कर चलना होता है तुमको। मैं भैया का चेहरा ही देखती रह गई। कहते नहीं बना कि चलो मैं तो मम्मी जैसी होती जा रही हूँ, आप भी तो पापा जैसे होते जा रहे हैं। कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने सुख दुख, अपनी सफलता, अपने किस्से, अपनी जीत, अपनी हार। मेरे मिसकैरेज के समय बस एक बार ये दोनों आए थे, रटी रटाई हिम्मत रखो जैसी लाइन बोलकर इनके कर्तव्य पूरे हो गए थे। अवसाद के बारी दिनों में इनके घर गई तो बच्चों का चेहरा देखकर राहत मिली। सोचा हफ्ते भर रह लूँ तो मन संभल जाएगा, लेकिन पहली ही रात मेरे सामने आईना लाकर रख गई थी। लो देखो अपनी जगह। मुझे नींद आ रही है, कब तक बातें चलेंगी तुम दोनों की। रात 10 बजे भैया ने कमरे में आकर टोक दिया था। भाभी ने शायद उनको चुप रहने को कहा होगा या ये मेरा भ्रम रहा होगा। भैया ने बात आगे बढ़ाई थी। एक्चुअली किसी और रूम में मुझे नींद नहीं आती, तो क्या हुआ, मैं बच्चों के कमरे में सो जाऊंगी। ये कहते हुए मैं बिस्तर से उतर ही रही थी कि भैया ने मना कर दिया। एक सेटअप होता है बच्चों का, उनको डिस्टर्ब मत करो, गेस्ट रूम में सो जाओ ना, सबसे बढ़िया एसी वहीं का है। सबसे बढ़िया एसी की ठंडक लेने तो मैं आई नहीं थी, मैं तो रिश्तों की गर्माहट में दुख को पिघलाने आई थी। वो तो और जमता चला जा रहा था। हर बीतते पल के साथ जिन छोटे छोटे बच्चों की रात खराब होने का डर था, उन्हीं बच्चों को गोदी में झुलाते सुलाते मैंने कितनी रातें बैठे बैठे काटी थी। उस रात गेस्ट रूम के बिस्तर पर अकेले लेटते ही लगा पति को फ़ोन करके कह दूं कि अभी तुरंत घर वापस आ रही हूँ। लेकिन रिश्तों की सच्चाई पर एक जीना पर्दा जो पड़ा हुआ था, उसको खींचकर सब कुछ अनावृत कर देने का मन नहीं किया। अगली सुबह बहाना बनाकर मैं वहाँ से चली आई थी। उसके बाद से कभी भी 4-5 घंटे से ज़्यादा वहाँ बिताए ही नहीं। बस रिश्ते कैलेंडर के हिसाब से चलते रहे। भाई दूज, रक्षाबंधन, बर्थडे। खाना खाते हुए मैंने कुछ कहने की कोशिश की, बड़ी हिम्मत करके। खाना खाकर राखी, हाँ वो निपटाओ, सुबह से दोपहर हो गई है तुम्हारे मुहूर्त के चक्कर में। खीरे की पतली स्लाइस चबाते भैया अनमने थे। बच्चों ने खाने की खूब तारीफ की, भाभी ने भी थोड़ी बहुत। भैया का मुंह बना ही रहा। अच्छा लगा भैया? हरी चटनी दे। अब इसमें क्या अच्छा क्या खराब, कुछ नया तो बनाया नहीं, सालों से यही पूरी सब्जी, खीर, दही बड़ा। मेरे फ़ोन का चार्जर ला दो अंदर से। बड़े अच्छे समय पर ये मांग उठी, नहीं तो मुझे रोते देख लेते। अंदर बाथरूम में जाकर कसकर रोई, मुंह धोया, चार्जर उठाकर बाहर आ गई। सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी हो गया था, उतना जल्दी जितना जल्दी रोना आ गया था। एक उबाऊ रस्म अदा की गई, जिसको राखी बांधना कह सकते हैं। मैंने हिसाब लगाया, हर बीतते साल के साथ ये ऊब बढ़ती ही जा रही थी। वहीं सब हर साल की तरह मेरा राखी बांधना और भैया का मुझे एक सूट थमा देना। इतना ही नहीं, मुझे पैकेट खोलकर देखना भी होता था, और साथ में ये तो बहुत सुंदर है कहना भी इस स्क्रिप्ट का पार्ट होता था। इस बार भी वही हुआ। सबके जाने के बाद किचन समेटते, घर ठीक करते कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। बिस्तर पर लेटकर सारी मिस कॉल का जवाब दिया। कब आँख लग गई ये भी नहीं पता चला। नींद में ही लगा कि कोई बहुत देर से घंटी बजा रहा है। इस समय सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं है। बिल्लू भैया दरवाजे पर खड़े थे। मैंने अपने बिखरे बाल ठीक करते हुए उनको अंदर बुलाया। पहले से बेहतर लग रहे थे, शरीर थोड़ा भर गया था, कपड़े भी साफ थे, लेकिन थे एकदम सिकुड़े हुए। वो कहाँ है? मेरे पति के बारे में पूछते हुए वो भीतर झांक रहे थे। ये जानते हैं कि वो घर में नहीं है,
वो थोड़ा निश्चिंत हो गए। चलो, एक तरह से ठीक ही है, तुमसे खास बात करनी थी। मैंने अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार करते हुए कहा। हाँ बताइए। अभी नहीं, पहले राखी बांधो, अभी ठीक समय है। पहले रुको, इधर आओ। मुझे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कितनी थकी लग रही हो बिटिया, तबीयत गड़बड़ है कुछ? पता नहीं, इस एक सवाल में कुछ था या उस शब्द बिटिया में कुछ था। एकदम से आंखें भर आई। दिन भर जेला, अक्खड़पन और तेज दुखने लगा था। थाली ले आए भैया? पहले राखी। नहीं रुको, अभी कोई निपटाने वाला काम थोड़ी है, राजी खुशी होगा तभी होगा। इतना कहकर उन्होंने बैग में से एक कटोरदान निकाल लिया। मेरी ओर बढ़ाते हुए उनकी आंखें झुकी हुई थी। ताकत वाला लड्डू है, तुम खाओ हर दिन। हमको तो कुछ ही दिन पहले पता चला वो सब। हिचकते झिझकते उनका इशारा मेरे मिसकैरेज की ओर था। हाथ में कटोरदान लिए मैं जड़ बैठी रह गई थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, दुख में डूबता हुआ। वो आदमी वही था जिसका आना मैं टाल रही थी। अचानक ध्यान भैया पर चला गया। कभी इन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? भाभी की तबीयत कैसी है? कब है डेट? अपने आप सवाल निकलते चले गए। सब कुछ बताते हुए वो अचानक रुके। देखो रिंकी, बच्चा होने पर बुआ का बहुत काम होता है। ये रस्म वो नेक सब तुमको करना है, कोई बहाना नहीं उस समय। ठीक है? ये ठीक कैसे है? मैं तो जो सोचकर बैठी थी वो ठीक था ना, कि वो मेरी मदद लेंगे, मेरे घर रुकेंगे। मैं मना कर दूंगी। भैया डिलीवरी वहाँ गांव में होगी क्या? ढंग का हॉस्पिटल है? मेरे पूछते ही भैया ठठाकर हंस पड़े। जेब से मोबाइल निकालकर वहाँ के बड़े अस्पताल की फ़ोटो, नए घर की फ़ोटो, बगीचे की फ़ोटो दिखाते हुए इस तरह खुश होते जैसे बचपन में वो मम्मी के साथ बैठकर स्कूल के किस्से सुनाते वक्त होते थे। भाभी की तो फ़ोटो मैंने देखी थी, तब भी उनका थोड़ा और खुश करने के लिए मैंने पूछ लिया, भाभी की तो दिखाइए। कहते ही उन्होंने भाभी की तारीफ़ करते हुए तस्वीरें दिखानी शुरू की। कभी कोई पेंटिंग बना रही थी, कभी कुछ लकड़ियाँ जोड़कर फ्रेम बना रही थी, कब कुछ न कुछ करती रहती। खाना खिलाने और बनाने का बहुत शौक़ है। ये लड्डू उसने ही तो भेजा है। कटोरदान पर मैंने हथेलियाँ फेर दी। देखो, घर भी सजाती रहती है। ये फ़ोटो वाला पेड़ बनाया है, क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री। सबकी फ़ोटो है। तुम्हारी कितनी सारी है? लो देखो। गले में आकर कुछ भारी सा अटक गया। न चाहते हुए भी एक बार फिर ध्यान भैया के घर में लगी तस्वीरों पर चला गया। कहीं नहीं थी मैं वहाँ। ऐसे मौक़ों पर अपनी भाभी को दोष देना सही था ही नहीं। भाभी और ननद के रिश्ते वाला पेड़ तब मजबूत हो पाता है जब भाई बहन के प्रेम की धूप उस पर पड़ती है। मेरी जगह मेरे भाई के जीवन में क्या थी जो मैं भाभी से बैर पालूं? लाओ, जल्दी राखी बांधो। क्या सोचने लग गई? बिल्लू भैया मुग्ध भाव से मुझे देखते हुए एकदम चाचा जी लग रहे थे, फिर लगा पापा ही लग रहे थे। उनको राखी बांधना, टीका लगाना, मिठाई खिलाना, ये सब औपचारिक पल नहीं थे, उत्सव के पल थे। हंसना, हंसाना, बचपन की बातें याद करना। मैं अपराध बोध से दबती जा रही थी। कितना याद था इनको, सब कुछ ही तो है। 2 साल पहले बीता रक्षाबंधन याद आया। क्यों ऐसा बर्ताव किया था मैंने? क्योंकि तब मैं अपने सगे भाई पर टिककर खड़ी इतरा रही थी। क्या पता था, जिस रिश्तों पर टिकी थी वहाँ झुंझलाहट के सिवा कुछ और बचा था ही नहीं। भैया, आप कुछ खास बात बताने वाले थे। बिल्लू भैया मेरे पूछने से पहले ही अपना बैग खंगाल कर भूमिका बनाने लगे थे। हाँ, बता रहे हैं। ये देखो, ये लो। बैग से एक लंबी सी डिबिया निकली और कपड़े का एक छोटा थैला। डिबिया में सोने की चैन झिलमिला रही थी। नहीं भैया, सवाल ही नहीं उठता, ये मैं नहीं ले सकती। अभी मारेंगे एक। नकली गुस्से में झापड़ का इशारा करते हुए बिल्लू भैया भावुक हो गए थे। अपने बगल में मुझे बिठाते हुए बोले, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आए थे तो हालात ठीक नहीं थे। पिछले साल तो और ख़राब हाल था। तब सोचा था कि ज़मीन जायदाद का मामला निपटे तो अपनी बहन के लिए कुछ करे। बेचारी को क्या ही दिया है अब तक। उनके चेहरे पर आंसुओं की धारा स्पष्ट थी। अब तो मना किया ही नहीं जा सकता था। डिबिया से चैन निकालकर पहनने लगी। तभी उन्होंने उस थैली की ओर इशारा किया
अब इसमें क्या है, घर में कुछ शुभ होता है तो बच्चों का हिस्सा अलग कर देते हैं। ज़मीन बिकी थी तो ये तुम्हारा हिस्सा, मना नहीं करना, तुम बच्ची ही तो हो। थैली में रखी गड्डियाँ रुपयों की बहुत बड़ी संख्या बता रही होगी, लेकिन मेरे बगल में बैठा वो इंसान, वो तो अनमोल था। ये सब आप इनके सामने नहीं देना चाहते थे, है ना? ऐसा क्यों भैया? मैंने पूछ ही लिया। बस झिझक लगती है, दिखावे जैसा। मैं 1 मिनट में आई, बस इतना कहकर मैं वहाँ से उठ आई थी। आज दिन में दूसरी बार मैं बाथरूम में छिपकर फपक कर रो रही थी, लेकिन कितना अंतर था दोनों आंसुओं के स्वाद में। कुछ तय करके मैं बाहर आई, भैया के लिए गरम पूरी तलकर थाली सजाई। जैसे ही भैया ने खाना शुरू किया, मैंने नोटों की गड्डियों वाला छोटा थैला उनके बैग में रख दिया। फिर खाना नहीं खाएंगे हम? उन्होंने थाली खिसका दी। मैंने थाली उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी बच्ची बोल रहे थे ना मुझे, तो मेरे पैसा यहाँ रहे चाहे उस घर में रहे, एक ही बात है। जब चाहिए होगा ले लूँगी। बिल्लू भैया पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे थे। मैं उनसे लड़ते झगड़ते हंसी जा रही थी। खिड़की के बाहर पूरा खिला चांद इस नोक-झोंक पर निहाल था। पूर्णिमा का एक फ़ायदा भी तो होता है, अंधेरा मिट जाता है, सब रोशन हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।